हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 6 में की कंट्रोवर्सीज। इसमें दो कंट्रोवर्सीज के बारे में देखेंगे। पहला है एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज और दूसरा है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो मतलब हम पढ़ रहे हैं, आपको पता है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। इसमें हमने प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया था और लास्ट वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि इंडिया ने 5 ईयर प्लान्स वाली जो रणनीति है वो अपनाई थी। और पहला जो 5 ईयर प्लान था उसमें इंडिया ने ज़्यादा फोकस किया था एग्रीकल्चर पर। दूसरा जो हमारा 5 ईयर प्लान था उसमें हमने फोकस किया था इंडस्ट्रीज पर। आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना है कि सेकंड 5 ईयर प्लान की स्ट्रेटेजी किसने तैयार की थी, उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। और दूसरा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बनी थी, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। तो ये दो क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताने, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दो विवाद। अब देखो, जब जब इस समय प्लानिंग चल रही थी, पहला दूसरा तीसरा 5 ईयर प्लान लॉन्च किए गए थे, तो उस समय पर कुछ विवाद चल रहे थे जो आज भी मतलब ये इनका रिलेवेंस है। क्या कि सरकार को एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था या सरकार को इंडस्ट्रीज पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। उस समय हमारे लिए एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था या इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब लोगों के, आपको पता है, अलग अलग तर्क होते हैं। आज भी ये मतलब चीज़ें रिलेवेंस है, ऐसी नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है आज भी कि सरकार को एग्रीकल्चर पर फोकस करना चाहिए या इंडस्ट्री पर फोकस करना चाहिए। अब हमें, अब पैसे देखी जाए तो आइडियली दोनों चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। इंडस्ट्रीज पर भी ज़रूरत है, एज वेल एज हमें एग्रीकल्चर पर फोकस करने की ज़रूरत है। बैलेंस डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और ये चीज़ कही भी गई थी कि शुरुआत में जो हमारे प्लानर्स थे वो इस चीज़ को ये बड़ी उनके सामने डिफ़िकल्टी थी कि वो बैलेंस्ड नहीं कर पा रहे थे इन दोनों चीज़ों के बीच में। प्लस यहाँ पर फिर बात की जा रही है पब्लिक वर्सेज प्राइवेट सेक्टर की। कि आपने देखा था शुरुआत में हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी वाला मॉडल अपनाया था। मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पर मतलब हम सरकारी चीज, मतलब कुछ चीज़ें सरकार के कंट्रोल में होती है और कुछ चीज़ें किसके कंट्रोल में होती हैं, प्राइवेट के में। मगर ये जो मॉडल था, हमने देखा कि 1991 तक सरकार का जो झुकाव था वो सोशलिस्ट वाले मॉडल की तरफ ज़्यादा था। आज़ादी से 1947 से 1991 के बीच में सरकार का आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर चीज़ें जो थी सरकार के कंट्रोल में हुआ करती थी। बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, वो भी सरकार के अंडर में हुआ करती थी। प्राइवेट इंडस्ट्रीज को, प्राइवेट सेक्टर को बहुत लिमिटेड स्पेस दी थी सरकार ने, जिसका हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। और 1991 में हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। 1991 से पहले बहुत ही ज़्यादा पब्लिक कंट्रोल हुआ करता था, ज़्यादातर चीज़ें सरकार कंट्रोल करती थी और बिजनेस करना बड़ा डिफिकल्ट हुआ करता था। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर, अगर मान लो कंपनी लगाना चाहता है, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो पहले बहुत ज़्यादा लाइसेंस राज और परमिट राज चलता था कि अलग अलग परमिट लेने पड़ते थे, लाइसेंस लेने पड़ते थे, उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ करता था, तो बिजनेस करना बड़ा डिफिकल्ट था। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है और ये दोनों टॉपिक आज भी रिलेवेंट है, ऐसी नहीं है कि ये पहले ही उसी समय के मतलब चर्चित टॉपिक है। और यहाँ पे अलग अलग हम की लोगों की राय देखेंगे, तो ध्यान रखना। द स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट फॉलोड इन द अर्ली ईयर्स रेज्ड सेवरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा जो मतलब स्टार्टिंग में जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी डेवलपमेंट के लिए, उन पर बहुत सारे सवाल उठाए गए। उनमें से दो जो सवाल हैं उन पर आज हम चर्चा करने वाले। दो सवाल कौन कौन से हैं, दो डिस्प्यूट्स, दो जो मुद्दे हैं वो, उन दो मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे। पहला है एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, कि एग्रीकल्चर को सरकार को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए थी या इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। देश में उस समय इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी या फिर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, है ना। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक मतलब जो सरकारी और प्राइवेट मतलब निजी। तो सरकारी कंट्रोल ज़्यादा होना चाहिए या निजी सेक्टर भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली कंट्रोवर्सी, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज, कृषि बनाम उद्योग, इस पर हम मतलब देखेंगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, और ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो फोकस करता था किस पर, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पर। सेकंड 5 ईयर प्लान पर फोकस किया गया था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया गया था, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। We have already touched upon a big question between agriculture and industry. Which one should attract more public resources in backward economy like that of India? तो इस चीज़ पर हम पहले ही परिचित हो चुके हैं। आपको पता है इंडिया इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, मतलब इकोनॉमी में इंडिया जो है बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इंडिया जैसे देश में जो, अब ये ध्यान रखना, बात है कब की,
1947 के बाद की बात है, जब हम स्टार्टिंग के दौर में थे प्लानिंग के में, तब की बात है। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमें किस चीज़ पर ज़्यादा रिसोर्सेज लगाने चाहिए, पब्लिक सेक्टर पर या प्राइवेट एग्रीकल्चर पर या इंडस्ट्री पर, किस में ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, किधर रिसोर्सेज को लगाने की ज़रूरत है। इस चीज़ पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किस में डिस्कस कर चुके हैं? फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, इन सब चीज़ों में देख चुके हैं। मैनी थॉट दैट सेकंड प्लान लैक्ड एन agrarian strategy for development and the emphasis on industry caused agriculture and rural India to suffer। देखो आप सबको पता है जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, ठीक है, द्वितीय देखो 5 ईयर प्लान को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 5 साल की जो योजना होती है उसको हम बोलते हैं 5 ईयर प्लान। तो आपको यहाँ पे देखो सिंपल सेकंड प्लान लिखा हुआ है, तो आप ध्यान रखना सेकंड प्लान का मतलब है, ये बात कर रहे हैं सेकंड 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं जो 1956 से 1961 के बीच में चल रहा था। तो आप उसमें सरकार ने किस पर फोकस किया था? सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज पर ज़्यादा फोकस था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस था। तो आपको देखने को मिलेगा उसमें एक चीज़ की कमी रह जाती है, एग्रेरियन स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपमेंट। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, उसमें कृषि के विकास की रणनीति का बिल्कुल अभाव था। उसमें ऐसा कहीं नहीं था कि वो एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे, तो वो ये चीज़ की उसमें क्या रह जाती है? कमी। जबकि ऐसा होना चाहिए था कि पहले में हमने एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया तो दूसरे में भी उसको ध्यान देना चाहिए था, मगर हम डायरेक्ट शिफ्ट किस में हो गए? इंडस्ट्री में शिफ्ट हो गए। तो ये इसमें एक कमी मानी जाती है। तो ये बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए था, मगर ये नहीं दिया, इसमें प्लानिंग नहीं की गई। और सेकंड 5 ईयर प्लान में ज़्यादा फोकस किया गया था इंडस्ट्री पर, जिसकी वजह से जो रूरल इंडिया और एग्रीकल्चर सेक्टर है बहुत ज़्यादा इसको क्या हुआ? धक्का लगा, बहुत ज़्यादा इनको चोट पहुंची, ठीक है। इस वजह से किस वजह से? इंडस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करने की वजह से गांव में खेती में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब एक व्यक्ति हैं जेसी कुमारप्पा, एक दो क्या इनका नाम क्या है? जेसी कुमारप्पा। अब जेसी कुमारप्पा के बारे में जाने तो इनका ओरिजिनल नेम है जेसी कॉर्नेलियस। ये इकोनॉमिस्ट और चार्टर्ड अकाउंट थे और इनकी पढ़ाई होती है इंग्लैंड और यूएसए में। ये गांधी जी के फॉलोअर थे, मतलब गांधी जी के आइडियोलॉजी पर चलने वाले व्यक्ति थे जेसी कुमारप्पा। अब देखो गांधी जी का डेवलपमेंट में क्या मानना था कि गांधी जी कहते थे कि अगर हमें विकास करना है तो सबसे पहले विकास कहाँ पे करना पड़ेगा? गाँव में विकास करना पड़ेगा। अगर हम गाँव को डेवलप करेंगे तो सिंपल सी बात है, गाँव में इंडस्ट्री लगाएंगे, छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाएंगे तो गाँव डेवलप होंगे, और जब गाँव डेवलप होंगे तो वहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इंडेक्स है वो इम्प्रूव होगा, और जब गांव डेवलप होंगे तो शहर डेवलप होंगे, और शहर डेवलप होंगे तो देश डेवलप होगा। तो गांधी जी की आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने कोशिश की कि जो गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं उनको इकोनॉमिक पॉलिसीज में अप्लाई किया जाए, और इन्होंने किताब लिखी थी इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस नाम की ये जो बुक है ये इन्होंने लिखी थी। और पार्टिसिपेटेड इन प्लानिंग प्रोसेस एज मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो ध्यान रखना ये प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे, तो देश के लिए जो प्लानिंग की जा रही थी उनमें भी इनका हिस्सेदारी थी, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो इनकी क्या बात है, ये क्या कह रहे थे? गांधीयन इकोनॉमिस्ट लाइक जेसी कुमारप्पा प्रपोज्ड एन अल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट दैट पुट ग्रेटर एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्री रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ध्यान रखना। जेसी कुमारप्पा का मानना था कि यार हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें ध्यान देने की ज़रूरत है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो देखो इन्होंने बीच का रास्ता निकल गया ना, बीच का रास्ता। ये कह रहे हैं कि हम गाँव को डेवलप कर सकते हैं, और अगर इंडस्ट्रीज लगानी है तो हम गांव में लगाएं। इंडस्ट्री कहाँ पे लगाएं? गांव में इंडस्ट्री लगाओ। गांव में इंडस्ट्री लगाओगे तो उसका ज़्यादा फायदा होगा गांव के लोगों को। और आपको पता है शुरुआत में देश में ज़्यादातर हमारी जो पॉपुलेशन है भी गांव में रहती थी, तो हम गांव को विकसित करेंगे तो ऑटोमेटिकली देश विकसित हो जाएगा। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया था वो किस पर ध्यान दिया था? तो इनका सबसे ज़्यादा जो ध्यान था वो ये इसी पे था, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की। गांव में हमें ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज लगानी चाहिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए, ताकि मतलब गांव हमारे क्या हो सकें? विकसित हो सकें। तो मतलब ये बात कर रहे थे बॉटम टू टॉप अप्रोच की, नीचे से विकास करो, जड़ से विकास करो, समस्या जो है वहीं से मतलब उसका समाधान निकालना स्टार्ट करो। तो इन्होंने बात की थी रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि कौन से इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की थी। तो आपको बताना है जेसी कुमारप्पा, जो कि गांधीयन इकोनॉमिस्ट है, मतलब गांधी जी के प्रिंसिपल से प्रभावित थे और गांधी जी के आइडियोलॉजी को या प्रिंसिपल्स को अपनी इकोनॉमिक्स में पॉलिसीज में डालना चाहते थे। अब हम बात करेंगे चौधरी चरण सिंह, ठीक है। चौधरी चरण सिंह के भी कुछ विचार हैं।
तो चौधरी चरण सिंह जो हैं इनको किसानों का नेता कहा जाता है, बहुत ही फेमस नेता हैं। इन्होंने, अब देखो इनका कहना था कि देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेतों एवं खलिहानों से होकर गुजरता है। कितनी प्यारी बात कही है कि अगर देश को विकास करना है, देश को अपने आप को डेवलप करना है, तो वो जो रास्ता है ना वो कहाँ से निकलेगा, गाँव के खेतों से निकलेगा। मतलब इनका कहना ये था कि हमें एग्रीकल्चर पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किसानों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चौधरी चरण सिंह जी की बात करें तो ये भारत के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और ये भारत के 5वें प्राइम मिनिस्टर थे। कब से कब तक रहे थे? 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980, मतलब बहुत लंबे समय तक नहीं रहे थे, बहुत कम समय के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे थे। और ये चीज़ इनको आपको ध्यान रखनी है। और इनको हिस्टोरियन जो हैं ये कहते हैं चैम्पियंस ऑफ इंडियाज पीजेंट्स, मतलब किसानों के नेता के नाम से इनको जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 1902 में हापुड़ में, यूपी में है, और इनकी डेथ हुई थी 1987 में न्यू दिल्ली में। ये चीज़ ध्यान रखना। इन्हीं के बेटे हैं अजीत सिंह, आपने नाम सुना होगा अजीत सिंह। आज की डेट में एक पॉलिटिकल पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल, ठीक है, रालद के नाम से जाना जाता है राष्ट्रीय लोकदल। तो राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है ये इसके फाउंडर यही हैं हमारे चौधरी चरण सिंह जी। इनके पुत्र हैं अजीत सिंह, और अजीत सिंह के पुत्र हैं जयंत चौधरी, आपने सुना होगा अजीत चौधरी, और उनके बाद आते हैं जयंत चौधरी। आई होप आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये वही हैं, इनके बारे में ध्यान रखना। चौधरी चरण सिंह, ए कांग्रेस लीडर हु लेटर ब्रोक आउट फ्रॉम द पार्टी टू फॉर्म भारतीय लोकदल, फोर्सफुली आर्टिकुलेटेड द केस ऑफ कीपिंग एग्रीकल्चर एट द सेंटर ऑफ प्लानिंग फॉर इंडिया। देखो ये जो हैं चौधरी चरण सिंह जी, इनके बारे में ये चीज़ ध्यान रखना। पहली बात, एक तो ये शुरुआत में कांग्रेस पार्टी में थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चौधरी चरण सिंह जी पहले किस में थे? कांग्रेस पार्टी में थे, मगर बाद में ये कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाते हैं और उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था भारतीय लोकदल। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कौन सी है? राष्ट्रीय लोकदल। इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी? भारतीय लोकदल नाम की पार्टी बनाई थी। और इन्होंने जोर शोर से पूरी फुल ताकत के साथ मुद्दा उठाया कि जो एग्रीकल्चर है उसको प्लानिंग प्रोसेस में सेंटर में रखना चाहिए। कि अगर आप देश के लिए प्लान कर रहे हो ना, तो सेंटर में किसके रखो? एग्रीकल्चर, तब प्लानिंग करो। एग्रीकल्चर बीच में होनी चाहिए, एग्रीकल्चर सबसे सेंटर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये कह रहे हैं कि हमें फोकस करने की ज़रूरत है। तो किस पर फोकस करने की ज़रूरत है? हमें केंद्र में रखना चाहिए, कृषि को केंद्र में रखना चाहिए, एग्रीकल्चर को केंद्र में रखना चाहिए। और ये चीज़ और ध्यान रखना, इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी कांग्रेस से अलग होकर? भारतीय लोकदल नाम की इन्होंने पार्टी बनाई थी। चौधरी चरण सिंह सेड दैट प्लानिंग वाज लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेक्शन एट द एक्सपेंस ऑफ फार्मर्स एंड रूरल पॉपुलेशन। तो देखो इनका ये मानना था कि आज की डेट में जो ये प्लानिंग हो रही है, ये जो प्लानिंग का फ़ायदा जो है वो शहर के लोगों को और इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत ज़्यादा इससे क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है। मतलब शहर के लोगों को फ़ायदा हो रहा है और इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा हो रहा है। ये ज़्यादा प्रॉस्पर हो रहे हैं। ये जो अभी प्लानिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो इसकी एरिया से अर्बन लोग प्रॉस्परस कर रहे हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो भी प्रॉस्परस कर रहा है। मगर इस चीज़ का जो भुगतान है वो किसको करना पड़ रहा है? फार्मर्स और रूरल पॉपुलेशन। मतलब जो आज की डेट में जो ये लोग प्रॉस्परस कर रहे हैं ना, ये अर्बन एरियाज के जो लोग हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज के जो लोग हैं, इंडस्ट्रियल सेक्शन के जो लोग हैं, ये जो आज की डेट में जो समृद्ध हो रहे हैं, ये किसकी कीमत पर? किसानों की कीमत पर और रूरल पॉपुलेशन, मतलब इनको इनकी कीमत चुकानी पड़ रही है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये शहर वाले भले ही प्रॉस्परस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल मतलब सरकार जो इंडस्ट्री पर ज़्यादा फोकस कर रही है, इसकी वजह से इनको नुकसान हो रहा है। फ़ायदा किसको हो रहा है? शहरी लोगों को और इंडस्ट्रियल सेक्शन को ज़्यादा फायदा हो रहा है। ये मानना था किसका? चौधरी चरण सिंह जी का। और ये कह रहे हैं कि अगर हमें प्लानिंग करनी है देश की, तो वहाँ पर सेंटर में किसको रखना चाहिए? एग्रीकल्चर को रखना चाहिए। कौन सी पार्टी बनाई थी? भारतीय लोकदल नाम की पार्टी बनाई थी। पहले ये खुद किस में जुड़े हुए थे? कांग्रेस में जुड़े हुए थे। अब मैं थोड़ा सा भारतीय लोकदल पार्टी के बारे में बताऊं तो ये देखो, ये इसका सिंबल है, ये किसान है और ये बैल चला रहा है। तो ये बनी थी 1974 में और ये डिजोल्व हो जाती है 1977 में। अच्छा, अब डिजोल्व हो गई मतलब खत्म हो गई। तो आपको पता है 1977 में पार्टी बनी थी जनता पार्टी, जिसकी सरकार भी बनी थी। मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। तो 1977 में ये जनता पार्टी में क्या हो जाती है? डिजोल्व हो जाती है। फिर ये मर्ज हो जाती है जनता पार्टी में। इसके बाद आती है लोकदल वाली पार्टी। तो भारतीय लोकदल वाज ए पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में BLD के नाम से जानते हैं। और ये बनी थी 1974 में। अच्छा, जब ये भारतीय लोकदल बनी थी तो इसमें 7 पार्टीज मर्ज होती हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। भारतीय लोकदल पार्टी में 7 पार्टी मर्ज हुई थी, मतलब 7 पार्टियों को मिलाकर बनी थी भारतीय लोकदल। तो कौन कौन सी थी 7? भारतीय क्रांति दल, स्वतंत्र पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, उत्कल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल, किसान मजदूर पार्टी, पंजाबी
खेतीबाड़ी जमींदारी यूनियन, ये 7 पार्टी मिलकर क्या बनाती हैं, भारतीय लोक दल बनाती हैं। और ये खुद भारतीय लोक दल बाद में जाके किस में मर्ज हो जाती है, जनता पार्टी में मर्ज हो जाती है। ओके, और ये क्यों बनाई गई थी, भारतीय लोक दल बनाई गई थी, ये बनाई गई थी इंदिरा गांधी का जो शासन चल रहा था उसका अपोज करने के लिए बनाई गई थी। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसके मेनली जो लीडर थे वो थे चौधरी चरण सिंह जी। 1977 में भारतीय लोक दल जनसंघ पार्टी के साथ मिलकर, ध्यान रखना, अब मुझे कमेंट करके बताना है कि जनसंघ पार्टी के फाउंडर कौन थे। जनसंघ पार्टी के साथ मिलकर और इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब INCO, जो कांग्रेस से अलग हो चुका था। तो ध्यान रखना 1977 में 3 पार्टीज, पहली पार्टी BLD भारतीय लोक दल, दूसरी पार्टी जनसंघ और तीसरी इंडियन नेशनल कांग्रेस O, इन तीनों पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया, एक कोलिजन बनाया, उसका नाम था जनता पार्टी। तो ध्यान रखना 1977 में कौन सी पार्टी बनाई जाती है, जनता पार्टी बनाई जाती है। 3 पार्टी मिलती हैं, भारतीय लोक दल जो खुद 7 पार्टी से मिलकर बनी थी, जनसंघ और इंडियन नेशनल कांग्रेस O, इन तीनों ने मिलकर जनता पार्टी का निर्माण किया। और इस जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ 1977 में चुनाव लड़ा था और पहली बार, ध्यान रखना, पहली बार एक ऐसी सरकार बनी थी, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी। नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट का मतलब है कांग्रेस को पहली बार मात खानी पड़ी थी यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो जनता पार्टी ने 1977 में कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से क्या किया था, डिफीट किया था। जब यहाँ पे चुनाव लड़ा गया था जनता पार्टी के द्वारा 1977 में, तो सिंबल जो था यही था, भारतीय लोक दल वाला सिंबल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ हमारी क्लियर हो गई है। तो चौधरी चरण सिंह जी का हमने यहाँ पर व्यू पॉइंट देखा। अब बाकी लोगों की भी सुनते हैं, बाकी लोगों का क्या मानना था। अदर्स थॉट दैट विदाउट ए ड्रास्टिक इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देयर कुड बी नो एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। अब देखो, हर तरह के विचार के लोग होते हैं। तो कुछ लोगों का क्या मानना था कि अगर हम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करेंगे, अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाएंगे, तो जो गरीबी की जो साइकिल है, उस गरीबी की साइकिल से, गरीबी का जो मतलब जाल है, उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो कुछ लोगों का ये मानना था कि यार हमें इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर हम इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करेंगे तभी हम गरीबी के साइकिल से बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो गरीबी में ही फंसे रहेंगे। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनके पास इनकम आएगी, मनी आएगा, पैसा आएगा, तो गरीबी से बाहर निकल पाएंगे। तो ये दूसरी थॉट के लोग थे जो ये बात कर रहे थे। दे आर्ग्यूड दैट, अब यही लोग जो मतलब इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर्ग्यूड दैट इंडियन प्लानिंग डिड हैव एग्रेरियन स्ट्रेटेजी टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। इनका ये मानना था कि भारत की जो मतलब प्लानिंग है, भारत की जो प्लानिंग है, इसमें ऑलरेडी ऐसी रणनीति बना रखी है। कैसी रणनीति बना रखी है, जहाँ पर हम फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, ये अपनाई गई है। अब देखो क्या बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मतलब हमारी जो इंडियन प्लानिंग है, भारत का जो प्लानिंग प्रोसेस था, उसने एग्रीकल्चर पर फोकस नहीं किया। ये कह रहे हैं यस, हमने एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी को अपनाया था और जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए भी रणनीति बनाई थी। द स्टेट मेड लॉज फॉर लैंड रिफॉर्म्स, स्टेट ने नियम बनाए थे लैंड रिफॉर्म करने के लिए। देखो इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी समस्या उस समय क्या थी, भूमि सुधार की ज़रूरत थी। भूमि सुधार की ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि ज़्यादातर जो ज़मीन थी वो कुछ ही लोगों के हाथ में हुआ करती थी। सरकार ने उसके लिए ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म कर दिया था, लैंड सीलिंग एक्ट लगाया था। लैंड सीलिंग एक्ट मतलब जिन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी उनसे वो लेकर जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको दिया जाने का प्रस्ताव था, मगर ये फेल हो गया। लैंड रिफॉर्म सही से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की गई थी कि रिसोर्सेज जो हैं ज़्यादा लोगों के पास, मतलब कुछ लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्स हैं तो उनसे मतलब चीज़ें लेकर जिनके पास नहीं है, तो गरीब और गांव में उन रिसोर्सेज को क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये कह रहे हैं, जो इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यस भाई, सरकार ने एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी पे अपनाई थी, फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात कही थी, सरकार ने बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स भी किए थे, रिसोर्सेज के रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात भी कही गई थी गरीबों में और गाँव के लोगों में। इट ऑल्सो प्रपोज्ड प्रोग्राम्स फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब ये लोग कह रहे हैं कि हमारी जो प्लानिंग है उसमें ये भी प्रस्ताव रखा गया था कि हम कम्युनिटी डेवलपमेंट करेंगे, और बहुत सारा जो पैसा है सरकार ने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में लगाया था, डैम्स बनाए थे, कैनाल्स बनाई थी, ये सारी चीज़ें सरकार ने की थी। अब देखो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो कम्युनिटी डेवलपमेंट इज एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विलेज लाइफ थ्रू द एफर्ट ऑफ द पीपल देमसेल्फ। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ध्यान रखना 1952 में चलाया गया था और इसका पर्पज़ क्या था कि गाँव का विकास किया जाए, गाँव में कम्युनिटी लेवल पर क्या किया जाए, विकास किया जाए। गांव में मतलब ऐसे गांव के लोगों के लिए सोर्सेस ऑफ इनकम
जो हैं वो इंक्रीज़ किए जाएँ, इंडस्ट्री लगाई जाए, ठीक है। तो वहाँ पर कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात की जा रही है, गांव की जो लाइफ है उसको चेंज करने की बात की जा रही है वहीं के लोगों के द्वारा। तो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था 1952 में चला था, खास ज़्यादा सफलता इसमें नहीं मिली थी, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनिशिएट किया गया था कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है। कब आया था ये? 1952 में आया था। किसकी बात करता है ये? रूरल कम्युनिटीज़ पर फोकस करता है कि गांव की जो कम्युनिटीज़ हैं उनको हम डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की। तो ये जो लोग थे ये कह रहे थे कि यस हमें इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो गरीबी से बाहर नहीं निकल सकते। यही लोग कह रहे थे कि सरकार ने प्लानिंग में एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी पर भी फोकस किया था, फूड ग्रेन प्रोडक्शन पर भी फोकस किया था, सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स के लिए बहुत सारे नियम भी बनाए थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की भी बात कही थी, सरकार ने कम्युनिटी डेवलपमेंट पर फोकस किया था, सरकार ने बहुत सारा पैसा इरीगेशन प्रोजेक्ट्स में लगाया था, बड़े बड़े डैम्स बनाए गए थे। तो ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है सरकार ने कुछ नहीं किया, यस सरकार ने कुछ किया, मगर अब यहाँ पे देखो असली मुद्दा जो है इनके अनुसार क्या है? द फेलियर वॉज नॉट दैट ऑफ पॉलिसी बट इट्स नॉन इम्प्लीमेंटेशन बिकॉज द लैंड ओनिंग क्लासेस हैड लॉट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल पावर। ये कह रहे हैं कि सरकार ने प्लान तो बहुत किए थे, सरकार ने बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी भी बनाई थी, मगर दिक्कत क्या थी? पॉलिसी तो हमारे पास थी, मगर उसका अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। मतलब सरकार जो है प्लानिंग तो की मगर उसका क्या नहीं कर पाई? इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाई, मतलब उसको लागू नहीं कर पाई। ये मतलब दिक्कत होती है। प्लान तो बनाए पर वो प्लान अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाए थे। क्यों नहीं हो पाए थे? क्योंकि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी उनके सोशल एंड पॉलिटिकल कनेक्शंस हुआ करते थे, उनकी सोशल पावर बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, पॉलिटिकल पावर बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो ये जो लोग थे इन्होंने मतलब अपनी ज़मीन को अपने हाथों से निकलने नहीं दिया। किस वजह से? अपनी सामाजिक और राजनीतिक ताकत की वजह से इन्होंने अपनी जो ज़मीन है उसको बाकी लोगों को नहीं जाने दिया। तो इसी वजह से लैंड रिफॉर्म क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। Besides, they also argue that even if government had spent more money on agriculture, it would not have solved the massive problem of rural poverty. तो जो लोग इंडस्ट्रियल इसकी बात कर रहे थे, इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे, ये भी कह रहे थे कि अगर सरकार खूब सारा पैसा अगर खर्च करती है एग्रीकल्चर में, तब भी गांव की जो गरीबी की जो समस्या है, जो मैसिव प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी गांव की जो गरीबी की समस्या है, ये ख़त्म नहीं होने वाली है। क्यों ख़त्म नहीं होने वाली है? क्योंकि उसमें कुछ बेसिक डिफेक्ट्स हैं। बेसिक डिफेक्ट्स मतलब जैसे लैंड रिफॉर्म अच्छी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो नहीं चाहते हैं कि उनकी ज़मीन दूसरों को दी जाए, ठीक है। और बाद में फिर आपको पता है और भी समस्याएँ आती हैं, उन समस्याओं के बारे में बता चुका हूँ ऑलरेडी। बीच में वॉर्स भी हुए थे, 1962 में वॉर हुआ था, 1965 में वॉर हुआ था, इनके बारे में चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। और उस समय और भी समस्याएं थी, तो जहाँ पर हम मतलब अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पाए थे शुरुआती दौर में, ठीक है। अब दूसरा मुद्दा है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करेंगे। पब्लिक मतलब सरकारी और प्राइवेट मतलब निजी क्षेत्र, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये कार्टून सा बना रखा है, तो मतलब ये अपने नेहरू जी हैं, ये प्राइवेट सेक्टर और ये पब्लिक सेक्टर की डिमांड कर रहे हैं। तो ज़्यादा पलड़ा भारी किसका है? पब्लिक सेक्टर का पलड़ा ज़्यादा भारी है। तो मतलब सिंपल सी बात है कि शुरुआत में सरकार ने ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, मेन सेक्टर जो हुआ करते थे, उन पर कंट्रोल पब्लिक का हुआ करता था। मतलब पब्लिक यहाँ पे मतलब है सरकार का ज़्यादा कंट्रोल हुआ करता था शुरुआत के सालों में। ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, 1947 से 1991 के बीच में भले ही हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपना लिया हो, मगर हमारा झुकाव किधर था? सोशलिस्ट मॉडल पर ज़्यादा झुकाव था। हम वेलफेयर करने में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। निजी जो सेक्टर था, प्राइवेट जो सेक्टर था, उसको हमने ना के बराबर एंट्री दे रखी थी। और अगर कोशिश भी करे तो कोई लगाने की प्राइवेट इंडस्ट्री, तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं हुआ करती थी, बहुत सारे लाइसेंसेस लेने पड़ते थे, बहुत सारे परमिट लेने पड़ते थे, जिसकी वजह से बिजनेस करना बड़ा डिफिकल्ट हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बात की जा रही है, इंडिया डिड नॉट फॉलो एनी ऑफ टू नोन पाथ्स टू डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट के दो पाथ थे उस समय पर, दो रास्ते थे। अब देखो एक तो था यूएसए और एक था यूएसएसआर। तो यूएसए जो था ये फॉलो कर रहा था कैपिटलिज्म वाले पाथ को, और यूएसएसआर जो था ये फॉलो कर रहा था सोशलिज्म। तो उस समय पर दो ही पावरफुल कंट्री हुआ करते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यूएसए एंड यूएसएसआर, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं बाइपोलर वर्ल्ड, आपने सुना होगा सेकंड वाली बुक में जो है। तो यूएसए कैपिटलिज्म
तो मतलब कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा था, यूएसएसआर सोशलिज्म को फॉलो कर रहा था। मतलब यूएसए जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो कर रहा था और यूएसएसआर सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो कर रहा था। जहाँ पे कैपिटलिस्ट होती है वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम से कम होता है, और जहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है वहाँ पर सारी चीज़ें सरकार के हाथ में होती है, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को ना के बराबर एंट्री मिलती है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो डेवलपमेंट के हमारे पास दो पाथ थे, या तो हम अपनाएं सोशलिस्ट मॉडल या अपनाएं कैपिटलिस्ट मॉडल, मगर इंडिया ने दोनों मॉडल रिजेक्ट कर दिए और दोनों की जो अच्छी अच्छी बातें थी उन दोनों को अपना लिया और सरकार ने अपनाया मिक्स्ड मॉडल अपनाया। तो आप ध्यान रखना, आज़ादी के बाद हमने कौन सी टाइप की इकोनॉमी अपनाई थी, तो आपको बताना है मिक्स्ड मॉडल हमने अपनाया था। It did not accept the capitalist model of development in which development was left entirely to the private sector, nor did not follow the socialist model in which private property was abolished and all the production was controlled by the state। तो देखो भारत के सामने दो मॉडल थे, एक तो था कैपिटलिस्ट मॉडल और दूसरा था सोशलिस्ट मॉडल। तो भारत ने ना तो कैपिटलिस्ट मॉडल को अपनाया, क्योंकि कैपिटलिस्ट मॉडल में क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें किसके हाथ में होती हैं, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती हैं, निजी क्षेत्र के भरोसे होता है। जो देश का जो डेवलपमेंट होता है, देश का जो डेवलपमेंट की जो जिम्मेदारी होती है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती है कैपिटलिस्ट मॉडल में। तो इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया और साथ ही साथ में ना ही सोशलिस्ट मॉडल को अपनाया, जहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, और सारी चीज़ें जो होती हैं, प्रोडक्शन जो होता है वो कौन कंट्रोल करता है, स्टेट कंट्रोल करता है। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो सरकार ने कोई सा भी मॉडल नहीं अपनाया, बजाय इसके सरकार ने क्या किया, तो देखो ये तीन चीज़ ध्यान रखना। ये वाला तो मैं कई बार बता चुका हूँ शुरुआत से ही। इकोनॉमी तीन टाइप की होती है, एक तो होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यूएसए में कैसी इकोनॉमी थी, कैपिटलिस्ट। यूएसएसआर कौन सी इकोनॉमी फॉलो कर रहा था, सोशलिस्ट। और भारत ने कौन सी इकोनॉमी अपनाई, मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर कंट्रीज मिक्स्ड इकोनॉमी वाले पाथ को फॉलो करते हैं। इवन जो अब ये यूएसएसआर तो नहीं रहा, अब रह गया रसिया। यूएसएसआर तो खत्म हो गया 1991 में, आपको पता हुआ है ना। तो इवन रसिया भी आज की डेट में, चाइना भी, जो रसिया और चाइना जो किसको फॉलो करते थे, सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो करते थे, इन्होंने भी अब क्या कर लिया है, मिक्स्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स को अपना लिया है। तो इनकी इकोनॉमी भी आपको देखने को मिलेगी मिक्स्ड मिलेगी। ठीक है, तो आज की डेट में वर्ल्ड की जो ज़्यादातर कंट्रीज हैं, ध्यान रखना, मिक्स्ड इकोनॉमी वाले मॉडल को फॉलो करती हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ these models were taken and mixed together in India, that is why it described as mixed economy। तो मैंने क्या बताया कि सरकार ने क्या किया, जो कैपिटलिस्ट मॉडल था और सोशलिस्ट मॉडल था, उन दोनों से कुछ कुछ चीज़ों को ले लिया, अच्छी अच्छी जो चीज़ें थी उन दोनों को ले लिया, और सरकार ने मॉडल अपनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है और पब्लिक सेक्टर भी होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, मतलब दोनों सेक्टर होते हैं। मच ऑफ द एग्रीकल्चर ट्रेड इंडस्ट्री वर लेफ्ट इन प्राइवेट हैंड्स। तो यहाँ पर क्या किया गया था, सरकार ने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें एग्रीकल्चर की, ट्रेड की, इंडस्ट्री की किसके हाथों में छोड़ दी थी, प्राइवेट के हाथ में छोड़ दी थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। शुरुआत में जो था सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारी चीज़ें दी थी, ये चीज़ ध्यान रखना। अपना एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, इनका बहुत सारा जो भाग था ये प्राइवेट के हाथ में दे दिया था। स्टेट कंट्रोल्ड की हैवी इंडस्ट्रीज, प्रोवाइडेड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटेड ट्रेड एंड सम क्रूशियल इंटरवेंशन इन द एग्रीकल्चर। तो आपको देखने को मिलेगा जो सरकार है, सरकार ने बहुत ज़्यादा किसको कंट्रोल किया था, तो जो बड़ी बड़ी भारी इंडस्ट्री हुआ करती थी, हैवी इंडस्ट्री हुआ करती थी, चाहे वो ऑयल की हो, रिफाइनरीज हो, या फिर स्टील इंडस्ट्री हो, गैस की इंडस्ट्री हो, ठीक है, मशीन टूल्स हों, तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी सरकार ने उनको अपने कंट्रोल में रखा। सरकार ने इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया, मतलब रोड्स बनाए, इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, बैंकिंग डेवलपमेंट पे ध्यान दिया। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई किसके लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। और ट्रेड को रेगुलेट किया। ट्रेड पूरा की पूरा किसके द्वारा कंट्रोल हुआ करता था, सरकार के द्वारा कंट्रोल हुआ करता था। इवन प्राइसेस जो होती थी, प्राइसेस भी सारी कौन कंट्रोल करती थी, ज़्यादातर प्राइसेस सरकार ही कंट्रोल करती थी, ट्रेड सरकार कंट्रोल कर रही। तो मतलब ज़्यादातर जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का देखने को मिलेगा। भले ही हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया था, मगर हमारा जो झुकाव था वो ध्यान रखना किधर था, सोशलिस्ट मॉडल की तरफ ज़्यादा झुकाव था हमारा। शुरुआत में हमने प्राइवेट को कम छूट दी थी, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और सरकार ने उस समय एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया था, मतलब एग्रीकल्चर में भी रिफॉर्म लाने की कोशिश की थी शुरुआती दौर में। A mixed model like this was open to criticism
फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड द राइट। अब ये जो सरकार ने मिक्स्ड मॉडल अपनाया था, इसको सभी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेफ्ट विंग वाले भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, राइट विंग वाले भी। इनके बारे में अलग से एक वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ। तो जो लेफ्ट की आइडियोलॉजी फॉलो करते थे, जैसे सीपीआई पार्टी लेफ्ट वाली आइडियोलॉजी फॉलो कर रही थी, स्वतंत्र पार्टी राइट फॉलो कर रही थी, कांग्रेस अपने आप को सेंट्रलिस्ट पार्टी कहती थी। तो सभी पार्टियों ने, चाहे लेफ्ट आइडियोलॉजी के हों राइट के, सब इसको क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे। ठीक है, राइट वाले तो क्या कहते हैं कि भाई कैपिटलिस्ट मॉडल अपनाओ, लेफ्ट वाले क्या कहते हैं सोशलिस्ट मॉडल अपनाओ। तो सब इसको क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे। Critics argued that the planners refused to provide the private sector with enough space and stimulus to grow। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ जो क्रिटिक्स थे, क्रिटिक मतलब जो आलोचना करने वाले थे, उनका कहना ये था कि जो प्लानर्स हैं, भारत के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं, उन्होंने जो प्राइवेट सेक्टर है इसको बहुत ज़्यादा जगह नहीं दी है, और ना ही प्राइवेट सेक्टर के इम्प्रूवमेंट के लिए कोई मतलब इन्होंने स्टेप्स लिए। तो ये कह रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, प्राइवेट सेक्टर पर प्लानिंग करने वालों ने कोई ध्यान नहीं दिया है, और ना ही प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने के लिए कोई स्पेशल रणनीति बनाई है। The enlarged public sector produced powerful vested interest that created enough hurdles for private capital, especially by way of installing systems of license and permits for the investment। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान रखना। यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि यहाँ पर जो आपका पावरफुल जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर बहुत ज़्यादा इस समय पावरफुल था, सरकार मतलब ज़्यादातर चीज़ें अपने हाथ में रखती थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने ये जो पब्लिक सेक्टर है, इन्होंने प्राइवेट सेक्टर के मतलब प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट में बहुत सारी हर्डल्स क्रिएट कर दी। हर्डल्स का मतलब है बहुत सारी बाधाएं क्रिएट कर दी। तो वही था, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया, लाइसेंस और परमिट वाला सिस्टम डेवलप कर दिया था कि अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो बहुत सारे लाइसेंस, मतलब वही है, प्राइवेट सेक्टर को अगर इन्वेस्ट करना है तो बहुत सारे लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, परमिट्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सरकार के जो ऑफिस हैं, सरकारी दफ्तर है, वहाँ पर बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे, हर चीज़ का लाइसेंस लो, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हर इंडस्ट्री से अप्रूवल लेना, मतलब हर मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो वहाँ पर बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे करके जो मतलब प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है, इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को एंट्री करने से क्या किया, रोका। कैसे रोका, परमिट राज आ गया, लाइसेंस राज आ गया था। तो अगर मान लो इंडस्ट्री लगा भी दी तो बार बार उनका लाइसेंस चेक करते थे, बहुत सारी समस्याएं थी। कुल मिला के बात ये है कि शुरुआती दौर में पब्लिक सेक्टर ने प्राइवेट सेक्टर को ग्रो नहीं होने दिया, बहुत सारी उनके मार्ग में अड़चनें पैदा की थी। ठीक है, चाहे वो लाइसेंस राज हो, चाहे वो परमिट राज हो, चाहे वो इंस्पेक्टर राज हो, बीच बीच में इंस्पेक्शन करने चले जाते थे, तो समस्याएं बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर है शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया। और ज़्यादातर जो चीज़ें हुआ करती थी, किसके कंट्रोल में हुआ करती थी, सरकार के कंट्रोल में हुआ करती थी। मोर ओवर द स्टेट्स पॉलिसी टू रेस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट विद द लिटिल और नो कॉम्पिटिशन लेफ्ट द प्राइवेट सेक्टर विद नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट्स एंड मेक देम चीपर। देखो एक और सरकार ने क्या पॉलिसी अपनाई थी शुरुआती दौर में, सरकार ने क्या किया था, इम्पोर्ट। अब देखो कुछ सामान ऐसे थे जिनको हम खुद प्रोड्यूस कर सकते थे, डोमेस्टिक मार्केट में उनको प्रोड्यूस किया जा सकता था। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, मतलब इंपोर्ट पर क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। क्या लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन की मतलब हम क्या है, बाहर से हम मतलब उनको नहीं लाएंगे, उन पर बहुत ज़्यादा क्या लगा दिए थे, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, टैरिफ लगा दिए थे। अब सिंपल सी बात है, बाहर से जब चीज़ें नहीं आएंगी तो यहाँ पर जो मतलब डिमांड एंड सप्लाई फुलफिल होगी, वो देश की इंडस्ट्री, जो लोकल इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, वही फुलफिल करेंगी। अब सिंपल सी बात है, यहाँ की इंडस्ट्रीज के सामने जब बाहर से अगर सोचो, सिंपल सी बात है, अगर मतलब भारत की जो इंडस्ट्री जो कोई सामान पैदा कर रही है और बाहर से भी कोई सामान आ रहा है सेम टू सेम, तो अगर बाहर से भी सामान आ रहा है और भारत का भी इंडस्ट्री वही चीज़ बना रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक कॉम्पिटिशन होगा। क्या होगा, कंपटीशन। और यहाँ पर प्रोडक्ट को सस्ता करने की बात की जाएगी, इंडियन इंडस्ट्री कोशिश करेंगी कि उनका सामान ज़्यादा बिके, बाहर की इंडस्ट्रीजें फॉरेन की वो कोशिश करेंगी कि उनका सामान ज़्यादा बिके। मगर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे, इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स थे, वो फ्री हो जाते हैं। अब उनके पास कोई कंपटीशन था ही नहीं, कंपटीशन नहीं था तो उन्होंने कोई इंसेंटिव, और ना ही मतलब सरकार ने कोई इंसेंटिव दिया था उनको, इसकी वजह से वो प्रोडक्ट्स को सस्ते भी नहीं कर पाए थे। तो मतलब एक ऐसा मार्केट क्रिएट हो गया था जहाँ पे कोई कंपटीशन था नहीं। इसी वजह से यहाँ का जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसने कभी भी अपने प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने पर कभी ध्यान नहीं दिया, और ना ही कोई उसकी मतलब जो कॉस्ट है उसको कम करने पर ध्यान दिया था। द स्टेट कंट्रोल मोर थिंग्स
देन वर नेसेसरी एंड दिस लेड टू इनएफिशिएंसी एंड करप्शन। तो आपको देखने को मिलेगा शुरुआत में सरकार बहुत सारी चीज़ों पर, ज़्यादातर जो चीज़ें हुआ करती थी खुद कंट्रोल करती थी, जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी बढ़ती है और करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अब सरकार खुद करेगी तो सिंपल सी बात है, सरकार के जनरली आपने देखा होगा गवर्नमेंट सेक्टर में करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, प्राइवेट में इतनी सारी चीज़ें नहीं होती हैं, मैनेजमेंट सही से हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी होती है। तो बहुत सारी जो प्राइवेट सेक्टर थे वो बाद में डूब भी जाते हैं। तो आज की डेट में आपने देखा होगा सरकार जो है बहुत सारी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, सरकारी जो यूनिट्स हैं, उनका क्या कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो ध्यान रखना शुरुआत में सरकार बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करती थी, जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी और करप्शन बढ़ता है। देयर वर क्रिटिक्स हु थॉट दैट स्टेट डिड नॉट डू एनफ। तो यहाँ पर कुछ क्रिटिक्स ऐसे थे, क्रिटिक मतलब आलोचक, कुछ आलोचक ऐसे थे, उनका कहना था कि सरकार ने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सरकार को बहुत कुछ करना चाहिए था मगर सरकार ने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है। दे पॉइंटेड आउट दैट स्टेट डिड नॉट स्पेंड एनी सिग्निफिकेंट अमाउंट फॉर पब्लिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। उनका मानना था, उन्होंने ये चीज़ भी ध्यान में लाई कि स्टेट ने जो मतलब सरकार है, सरकार ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया है। किस में खर्च नहीं किया है? ना तो सरकार ने एजुकेशन पर खर्च किया है, ना ही हेल्थ केयर पर। तो सिंपल सी बात है, जब एजुकेशन पर खर्च नहीं करोगे तो लिटरेसी नहीं बढ़ेगी, लोग अनपढ़ रहेंगे, और ना ही मतलब हेल्थ केयर पर खर्च किया है तो मतलब उस समय हेल्थ के अभाव में बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने ना तो शिक्षा पे पैसा खर्च किया है, ना ही हेल्थ केयर सिस्टम पर पैसा खर्च किया है। द स्टेट इंटरवीन्ड ओनली इन दोज एरियाज वेयर द प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू गो। तो सरकार जो है केवल उन्हीं एरियाज पर फोकस कर रही है जहां पर प्राइवेट सेक्टर जाने को तैयार नहीं है। सरकार उन्हीं एरियाज में क्या कर रही है, फोकस कर रही है, ऐसा उनका मानना था। दस स्टेट हेल्प्ड द प्राइवेट सेक्टर टू मेक प्रॉफिट। तो इससे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर को फायदा हुआ। प्राइवेट सेक्टर वहीं काम कर रहा है जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को फायदा हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे काम नहीं कर रहा है जहाँ पर उनको फायदा नहीं हो रहा है। तो इससे सरकार ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका दिया था। ये ऐसे कुछ लोगों का मानना था। Also, instead of helping the poor, state intervention ended up creating a new middle class that enjoyed the privileges of high salaries without much accountability. तो इन लोगों का ये भी मानना था कि सरकार ने गरीबों की मदद करने की बजाय, सरकार ने गरीबों की मदद करने की बजाय इन्होंने इंटरवेंशन किया है, और मतलब और एक इनकी वजह से मिडिल क्लास तैयार हो गई है। ये चीज़ ध्यान रखना, सरकार के जो इंटरवेंशन है इसकी वजह से एक मिडिल क्लास डेवलप हो गई है, जिनको बहुत सारे फ़ायदे हैं, इनको बहुत सारी सैलरी मिलती है। अब सिंपल सी बात है, सरकार के जो ऑफिसर्स होंगे, सरकारी कर्मचारी होंगे, बहुत सारी सैलरी मिलेगी। तो एक तो होगी बिल्कुल गरीब, एक होगे बहुत ज़्यादा पैसे वाले, और ये जो नौकरी करने वाले हैं ये इनकी कौन सी क्लास क्रिएट हो जाएगी, मिडिल क्लास क्रिएट हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं सरकार के इंटरवेंशन की वजह से सरकार ने गरीबों का ध्यान दिया नहीं है, तो एक मिडिल क्लास और निकल के आ गई है, जिनको बहुत सारा सैलरी मिलती है, प्लस उनकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। पॉवर्टी डिड नॉट डिक्लाइन सब्सटेंशियली ड्यूरिंग दिस पीरियड, इवन व्हेन प्रोपोर्शन ऑफ द पुअर रिड्यूस देयर नंबर केप्ट गोइंग अप। तो यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि इस समय पर, मानना क्या मतलब फैक्ट है ये कि इस दौरान पॉवर्टी बहुत ज़्यादा कम नहीं होती है, गरीबी में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई थी। हाँ, इसका प्रपोर्शन कम हुआ था, परसेंटेज कम हुआ था, परसेंटेज जो गरीबी थी वो परसेंटेज क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, मगर पॉपुलेशन भी तो बढ़ती जाती है, इनका नंबर बढ़ रहा है। परसेंटेज भले ही कम हुआ है मगर गरीबों की संख्या जो थी वो लगातार बढ़ती हुई जा रही थी। तो ये है हमारे दो कंट्रोवर्सीज जिन पर हमने डिस्कस किया था, पब्लिक सेक्टर वर्सेज प्राइवेट सेक्टर और इंडस्ट्री वर्सेज एग्रीकल्चर। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।